तो प्रोडक्शन फॉर एग्जांपल मैंने 1000 चेयर्स बनाई और अब ये चेयर्स मेरे को बेचनी है, तो मैं कितने में बेचूं? ये आइडिया कौन देगा मेरे को? 1000 चेयर्स आपको बनाएंगे, 1000 के ऊपर जितना कॉस्ट लगा वो बिल्कुल। अगर मैंने एक महीने में 1000 चेयर बनाई तो मैं पहले ये एस्टिमेट करूंगा कि मेरे को ये 1000 चेयर बनाने के लिए खर्चा कितना है। अराउंड अगर 2000 तक का पड़ा तो आप थोड़ा अपना प्रॉफिट मोटिव भी तो देखोगे। खर्चा किस वाली ठीक है, मैंने बताओ मेरी हिंदी थोड़ी सी ज्यादा बढ़िया है तो पूछो फिर आपकी क्या मेरी ठीक है। तो इसको बनाने के लिए खर्चा आएगा क्या 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 चीज में पैसा लगेगा मेरे? थोड़ा वुड, सबसे पहले वुड लगेगा, वुड या फिर इसको रॉ मटेरियल लिख दूं, लेबर कैपिटल थोड़ा सा अपना पैसा, रैम रॉ मटेरियल लगेगा, उसके बाद कैश लगेगा, उसके बाद मशीनरी, लेबर को क्या देना पड़ेगा, सैलरी, वेजेस और सैलरी दोनों, इस तरह के एक्सेट्रा एक्सेट्रा, पावर, फ्यूल, तो थोड़ा टैक्स भी एक्सेट्रा। टैक्स खर्चा नहीं होता, टैक्स प्रॉफिट पे दिया जाता है हमेशा। टैक्स इज ऑलवेज गिवन ऑन प्रॉफिट। प्रॉफिट निकलता है जो अपने ट्रेडिंग अकाउंट सीखा ना, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें नेट प्रॉफिट निकलता है, उस प्रॉफिट के बाद टैक्स दिया जाता है। इसलिए कभी भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर टैक्स डालना नहीं होगा। टू साइड एक्सपेंसेस चलते हैं, हां, तो उसमें कभी टैक्स नहीं देना होगा। टैक्स हमेशा प्रॉफिट के निकलने के बाद गवर्नमेंट को दिया जाता है, ठीक है। फ्यूल एक्सेट्रा, तो ये जो सारे खर्चे हैं, ये जो हम पे करते हैं, इसको अगर मैं इन रुपीस निकाल दूंगा तो वो निकल जाएगी मेरी कॉस्ट। मोटी मोटी सी बात, बेसिकली व्हाट इज कॉस्ट? इट इज द कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, या इसको हम इनपुट्स भी बोल सकते हैं। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब मैंने कितनी चेयर बनाई? 1000। मेरा टोटल खर्चा आया 1 लाख रुपए। ये सब मिला के मेरा खर्चा कितना आया? 1 लाख रुपए। तो मैं ये चेक करूंगा यार 1000 चेयर बनाने पे 1 लाख रुपए खर्चा आ रहा है, एक चेयर पे कितना खर्चा आया? कितना है? 100 रुपए। 100 रुपए आया पर खर्चे, समझ आ गया? डिवाइड करके 1000 चेयर का 1 लाख रुपए, तो एक चेयर का आ गया 100 रुपए। भाई 100 रुपए खर्चा है, अब मैं कितने का बेचूंगा इसको? 120, मतलब 100 रुपए का तो नहीं बेचूंगा, ये मेरे को कम से कम चाहिए, ये मेरा लागत लगी है। अगर मैं 100 रुपए का बेचूंगा तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे हूँ, और मैं 100 रुपए से ऊपर बेच दूंगा तो प्रॉफिट, और 100 रुपए से कम बेच दूंगा तो लॉस। तो मेरे को कुछ ना कुछ, इसमें मेरे सारे खर्चे इंक्लूड है, वुड वगैरह ये वो। फिर मैं मान लो 50 रुपए प्रॉफिट कमाता हूँ, तो आई विल बी सेलिंग इट एट 150 रुपीज। ये मेरा क्या हुआ? सेलिंग प्राइस या प्राइस। इसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, जो पैसा मेरे को मिलेगा सामान बेच के, पैसा कितना मिलेगा? पैसा 150 मिलेगा ना। अब जिसको मैं 150 वाली चीज बेच रहा हूँ, क्या उसको पता कि मैंने कितने की ली थी पीछे से? मैंने कितनी बनाई थी या ली? मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने 100 की ली, 150 की बेच दी, क्या उसको पता है मैंने कितने की ली थी? नहीं। तो ये हो गई कॉस्ट, ये हो गया मेरा प्रॉफिट, ये हो गया मेरा रेवेन्यू। अब ये कॉस्ट कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 6, ये है चैप्टर नंबर 7, और ये है चैप्टर नंबर 8। हाथ पकड़ में आएगी चाहे 4 चैप्टर पढ़ने हैं, वो ये है कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रॉफिट। प्रॉफिट 4 तेरे को करना है, तेरे को नहीं करना। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको चाहो तीनों करने पड़ेंगे, और आपको वैसा सिर्फ ये करना, और ये नहीं करना पड़ेगा, ये सिलेबस में कट है। चलो आगे बढ़े। सबसे पहले बुक में मार्क करना शुरू करेंगे, और टाइप्स ऑफ कॉस्ट, जो 4-13 क्वेश्चन आ रहा है, और वो जो 11th क्लास को आ रहा है सेम ही आ रहा है, सिलेबस भी सेम। कॉस्ट और रेवेन्यू में इकट्ठे करा दूंगा दोनों को। सबसे पहला मीनिंग ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट इज द सम टोटल ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। खर्चा, सामान बनाने का खर्चा, पहली लाइन, ठीक है। अब इसमें 2 बातें लिख रखी है कॉस्ट के लिए, कौन सी? सबसे पहली है एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट।
ये क्वेश्चन तेरे को टेस्ट में मिलेगा, स्कूल के भी मेरे भी। एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, इसको हम बोलते हैं, 4 नोट्स बना लियो। एक्चुअल कॉस्ट, हाँ जी, एक्चुअल कॉस्ट जो हमने, एक्चुअल कॉस्ट जो खर्चा आया, ये होती है क्या वर्ड यूज करें, एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये एक्चुअली हम पे करते हैं, ये हम पे नेवर पे, ये कभी पे नहीं करते। कुछ आया नहीं, क्या हो रहा है? आप वाला एक्सप्लेन कॉस्ट कोई एग्जांपल दे सकते हो इसका? आपने अभी जो 1000 चेयर बनाई 100 रुपए, तो हम 100 रुपए के ही देंगे एक्सक्लूसिव। जो 100 रुपए का खर्चा निकाला था बनाने का, वो एग्जैक्टली पे किया, वो मेरा एक्सक्लूसिव कॉस्ट है, क्योंकि मैंने दिया। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? फैक्ट्री के बाहर गया पैसा। इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री के आउट ऑफ फैक्ट्री, फैक्ट्री के बाहर जो लोगों को पैसा दिया, रॉ मटेरियल बाहर से आया, पैसा बाहर गया, सैलरी वेजेस बाहर गई, जो लेबर का अपने घर लेके चले गए, ये पैसा फैक्ट्री के बाहर नहीं जाता, क्योंकि कोई पे ही नहीं होता। अंदर अंदर अपने हिसाब से 50 रुपए का परचेज प्रॉफिट आया, तो उसके हिसाब से वो कहीं ना कहीं उसके नहीं, तेरे को याद है क्या होता है, क्या होता है? सर इसका एग्जांपल्स है कुछ इम्प्लिसिट कॉस्ट के, मतलब कौन क्या चीज है इसका? एग्जांपल से पहले मतलब समझाता हूं, एग्जांपल समझ आएगा। ये बिल्कुल अलग इंटरप्रेट है, अब ध्यान से समझना। ये तो बड़ी इजी है। अभी जो हमने कॉस्ट लिखी, सैलरी, वेजेस, रेंट, जितने भी आपके मान लो सैलरीज होती हैं, ये पे करते हो कि नहीं करते हो? वेजेस जो दिहाड़ीदार पर डे के लेबर को देते हो, फिर आप रेंट भी पे करते हो, खर्चा है ना वो भी। और क्या इंटरेस्ट, अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो क्या देते हो उसको? इंटरेस्ट देते हो। हाँ जी। अब ये मेन आपको 4 वर्ड याद करने, कॉपी के अंदर लिखने भी है। सैलरीज, वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट, और एक होगा प्रॉफिट। प्रॉफिट मत मानो, जो इंटरेस्ट ही मानो, ठीक है। अब इकोनॉमिक्स और गवर्नमेंट कहती है कि आपको जब कॉस्ट निकालनी है, मतलब एग्जैक्टली किस चीज की सेलिंग प्राइस रखनी है, तो पहले कॉस्ट होनी चाहिए। बिना कॉस्ट के सेलिंग प्राइस रखना तो बेवकूफी है। मान लो सेलिंग प्राइस रखी 500 रुपए, कॉस्ट निकली 800 रुपए, तो 300 रुपए घाटा हो गया। इसलिए पढ़ लिख के पूरा हिसाब किताब लगा के, एक अनपढ़ बिजनेसमैन भी ना पहले कॉस्ट निकालता है, फिर बेचता है उस चीज को। मैंने एक रेस्टोरेंट खोला, अब वो रेस्टोरेंट जो मैंने खोला, मैंने 2 साल का रेस्टोरेंट खोला, मेरे को नॉलेज भी नहीं है, मैंने लेबर भी किसी की तोड़ ताड़ के हायर कर ली। अब मैं ये देखूंगा कि आसपास कितने का डोसा बिकता है, कि मैं अपनी कॉस्ट देखूंगा जो आपको बड़ी देखूंगा। हाँ, हो सकता है कि आसपास 100 रुपए का डोसा बिक रहा हो, लेकिन मेरे पास ग्राहक या कस्टमर ज्यादा नहीं होगा और मेरा खर्चा ज्यादा हो, मेरा रेंट बहुत ज्यादा हो जगह का, तो मेरा डोसा ही 300 रुपए का पड़ रहा है मेरे को, तो मैं 100 रुपए का कैसे बेचूंगा? तभी आपने देखा होगा जो मेन रोड पे शोरूम्स या मेन रोड पे रेस्टोरेंट्स या मेन रोड पे शॉप्स होती है, वो महंगी होती है, और जो गलियों के अंदर होती है सस्ती होती है। क्यों? क्योंकि मेन रोड वाली शॉप्स का जो खर्चा है वो ज्यादा होता है, और वो खर्चा किससे लेंगे? हमसे, कस्टमर से लेंगे ना। वो सेलिंग प्राइस के अंदर वो कॉस्ट बढ़ा देंगे, इसलिए ब्रांडेड शोरूम्स महंगे होते हैं, खर्चा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। अब दूसरी बात क्या है, इकोनॉमिक्स कहता है कि जब वो फाइनल कॉस्ट निकालनी है ना, इन दोनों का टोटल करके आपको फाइनल कॉस्ट बनानी है, कि उसमें एक्सप्लिसिट भी हो और इम्प्लिसिट भी हो। ये एक्चुअली हम 4 चीजें पे करते हैं और चीजें पे करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्चुअली पे करना। अब हो सकता है जो रेस्टोरेंट मैंने खोला था वो किराए की जगह पे हो या मेरी खुद की जगह हो, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है ना। अगर मेरी खुद की जगह है तो क्या मैं रेंट दूंगा? नहीं दूंगा। लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है अगर तुम्हारी खुद की जगह है, तुम तो रेंट नहीं दे रहे, लेकिन बाकी लोग जो इंडस्ट्री में है, सेम काम कर रहे हैं, वो तो रेंट दे रहे हैं, उनका खर्चा ज्यादा है तुमसे, तुम्हारा खर्चा कम आ रहा है। ऑब्वियस बात है, मेरा खर्चा कम आ रहा है तो मैं प्राइस कम करके बेच जाऊंगा। इकोनॉमिक्स कहते हैं कि आप वो खर्चा जो आप नहीं पे कर रहे, वो एस्टिमेट करो और उसको भी जोड़ो। ये भी तो कर सकते हैं, जैसे कम आ रहे हैं,
हमारी ये नहीं है कि हम, हमारे पास अभी ग्राहक भी कम है, तो हम स्टार्टिंग में कम से बेचे थोड़ा, ठीक है, फिर वो तो हो जाएगा, वो अलग कंसेप्ट है, ग्राहक भी वो अलग कंसेप्ट है, वो यहाँ वो तो तेरी बात ठीक है, वो तो बिजनेस चलाने का कंसेप्ट होगा, वो 12th में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये कह रहा है कि अगर तेरी खुद की जगह है तो तू क्या नहीं दे रहा, रेंट नहीं दे रहा, तो तू रेंट को एस्टिमेट कर, ये चेक कर कि आसपास के लोग कितना रेंट दे रहे हैं, उतना रेंट भी यहाँ पे जोड़ दे अपनी कॉस्ट के अंदर। बात पकड़ में आई? क्या मैं वो रेंट पे करूंगा किसी को? पे करूं, किसको पे करूंगा? मैं ही लैंडलॉर्ड हूं, मेरी जगह है, पर वो कैलकुलेट करके अपनी कॉस्ट के अंदर उसको जोड़ दो। इसको हम बोलते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट या एस्टिमेटेड रेंट, और एक वर्ड बुक में बार बार यूज होता है इम्प्यूटेड रेंट। इम्प्यूटेड मतलब एस्टिमेटेड। अब चार इतनी बात समझ आई, रेंट की बात समझ आई? यस सर। अगर मैं अपनी कंपनी में मैनेजर हायर करता हूँ, मैं उसको क्या दूंगा? सैलरी। लेकिन मैं अपनी कंपनी को खुद ही मैनेज करता हूँ, तो क्या मैं सैलरी में दूंगा और बंदा रखूंगा? तो मेरा क्या बचा? लेकिन बाकी लोगों ने जो सैलरी में बंदा रखा हुआ है, मेरा खर्चा बच रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा? मैं इम्प्यूटेड सैलरी भी ऐड करूंगा अगर मैं खुद काम कर रहा हूं। सिमिलरली ये जो मैंने पैसा बिजनेस में लगाया, या तो ये मेरी खुद का सेविंग्स होगा, या मैंने बैंक से लोन लिया है। अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो बैंक को क्या दूंगा? इंटरेस्ट। और मैंने खुद का पैसा को इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। तो बैंक कहता है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करेंगे, चाहे आप दे रहे हो तो यहाँ पे, अगर आप नहीं दे रहे तो भी आपकी प्रॉफिट कम करेगा वो, कॉस्ट बढ़ाओ। हाँ, वो तो मैंने शॉर्टकट लिखा है, इम्प्यूटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जैसे मैं अपने घर से कोचिंग ले रहा हूँ, अपने घर से पढ़ा रहा हूँ, मेरे को इस रूम का कोई रेंट पड़ रहा है? नहीं। लेकिन ये मेरा घर है। लेकिन अगर मैं ये जगह किसी जगह शॉप पे या कोई फ्लोर या कोई लेता हूँ, मेरा क्या लगेगा? तो मेरा को ये बोला गया है कि भैया आप जो मंथली अपना एक्सपेंस बनाते हो, खर्चा बनाते हो, प्रॉफिट निकालने से पहले अपने इस रूम का रेंट आइडेंटिफाई करो। मान लो आइडेंटिफाई करना, एस्टिमेट करना कि मान लो इस पूरे घर का रेंट 15,000 तो इस रूम का 5,000 का रेंट हो गया, या इतनी जगह का मेन रोड पे लिया तो क्या रेंट होता, वो अपने खर्चे में जोड़ दो। सिमिलरली अगर मैंने कोई ट्यूटर हायर करा होता आपको पढ़ाने के लिए, तो उसको सैलरी दे रहा था, बट यहाँ तो मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मैं अपने आप को सैलरी दूंगा नहीं, सारा प्रॉफिट ही मेरा है, तो अपने प्रॉफिट को कम करके अपनी सैलरी भी जोड़ो कॉस्ट के अंदर, तब जाके जब फीस लेंगे वो करो। बात पकड़ में आई? इम्प्यूटेड और एक्सप्लिसिट का मतलब, हालांकि ये मेरा, अगर मैं जोड़ूंगा इससे मेरा क्या नुकसान होगा? मेरा प्रॉफिट क्या होगा? इसको जोड़ने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। चार समझ आ रहा है? ये जोड़ने से प्रॉफिट कम हो जाएगा ना मेरा। यस यस। लेकिन वो प्रॉफिट कम होगा तो मेरे को देना थोड़ी है, ये भी तो मेरी जेब में जा रहा है, तो एक्चुअल प्रॉफिट कम नहीं हो रहा, खाली कागजों पे कम हो रहा है। मेरा फायदा है इसमें, पता क्यों? मेरा टैक्स कम हो जाएगा। जब मैं खर्चा बढ़ा दूंगा प्रॉफिट कम हो जाएगा, जितना कम प्रॉफिट उतना कम टैक्स। ठीक है? अपनी बुक में एक्सक्लूसिव कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट के वो पूरा मार्क करो और एग्जांपल पढ़ो, फिर इसके मैं क्वेश्चंस कराता हूं कैसे करने हैं। आराम से पढ़ो, कुछ समझ यार मत पूछो। पूरा मार्क करना है लास्ट तक, और अगले पेज पे आपको डिफरेंस भी दिया है वो भी मार्क करेंगे। फिर मैं इसके क्वेश्चंस डिस्कस करता हूं ताकि सर ये कॉस्ट वाला चैप्टर पूरा इसी बुक से करना है क्या? हाँ, इसी बुक से कर लो। आपको जो एक्स्ट्रा आएगा ना, लॉन्ग रन कॉस्ट आएंगी, वो मैं फिर इसको नहीं कराऊंगा 11th वालों को, वो मैं आपको अकेले में कराऊंगा। ठीक है? ठीक है। इम्प्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट को पढ़ लिया, डिफरेंस पढ़ लिया। जब पढ़ लोगे तो पीछे एक्सरसाइज पे आ जाओ, हॉट्स पे। चलो आप लोग हॉट्स पे आओगे ना, मेरी बुक में क्वेश्चन नंबर 9 है। हॉट्स का क्वेश्चन नंबर 9 क्या है ना? सर पढ़ना है क्वेश्चन 9? मैं करा रहा हूँ, निकाल लो। अब देखो एग्जाम में चार, तेरे एग्जाम में तो नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, इस तो पूरा आएगा ना 15 मार्क्स का। हाँ जी। तो तेरे को तो खाली लिखना आएगा और एग्जांपल देना और डिफरेंस आएगा। ठीक है? अब तू आइडेंटिफाई तो करो कम से कम। क्वेश्चन आता कैसे है? एक लाइन लिखी होगी, उस लाइन में 3-4 कॉस्ट होगी,
कितनी एक्सप्लिसिट है वो भी लिखनी है, कितनी इम्प्लिसिट है, लेकिन खाली ऐसे लिखना कि ये एक्सप्लिसिट है, ऐसे नहीं। वो मान लो कह रहा है कि ट्यूटर पढ़ा रहा है, तो आप बोलोगे ट्यूटर पढ़ा रहा है तो वो क्या होगी, इम्प्लिसिट। अपने रूम में पढ़ा रहा है तो क्या होगी, इम्प्लिसिट। ये नहीं लिखना, ये लिखना है कि वो जो पढ़ा रहा है अपने रूम में क्या बच रहा है उसका, रेंट और उसकी सैलरी। तो लिखेंगे सैलरी ऑफ ट्यूटर प्लस रेंट ऑफ द रूम इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। बोल मतलब ये वर्ड डालने हैं, ये रेंट सैलरी इंटरेस्ट, ये वर्ड डालना पड़ेगा। अरे इंटरेस्ट जब आएगा तो पता लग जाएगा ना कब। देख पहले लाइन क्या लिखी है, एक प्रोड्यूसर, एक इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड द मैनेजर ऑफ शॉप टेकन ऑन रेंट। यहाँ पे तीन खर्चे हैं, एक रेंट है, एक रेंट है, एक ओनर है, एक मैनेजर है। अब अपने फर्म का क्या है वो, ओनर एंड मैनेजर। तो सैलरी, इम्प्यूटेड सैलरी ऑफ ओनर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट। उससे सैलरी तो मैनेजर को देंगे ना बेटा, वो खुद ओनर और मैनेजर है ना। सर। एक सिर्फ उसकी शॉप रेंट पे, तो जो रेंट की शॉप है एकदम पहले देखे तो वो एक्सप्लिसिट होगी। जो मैनेजर की वो इम्प्लिसिट मैनेजर कहाँ है, लिखा है क्वेश्चन पढ़। एन इंडिविजुअल इज बोथ द ओनर एंड द मैनेजर। ओनर भी खुद है, मैनेजर भी खुद है। मैनेजर कहाँ है, तो उसकी सैलरी तो नहीं देंगे ना, तो वो इम्प्लिसिट में आएगी ना। तो वही तो मैंने बोली, इम्प्यूटेड सैलरी ऑफ ओनर। मैनेजर नहीं, ओनर, क्योंकि ओनर मैनेज कर रहा है। एक ओनर खुद ही काम कर रहा है और खुद ही मैनेज कर रहा है। तो इम्प्यूटेड सैलरी, इम्प्यूटेड वर्ड यहाँ पे यूज करना है ना। इम्प्यूटेड सैलरी या एस्टिमेटेड सैलरी ऑफ मैनेजर या ओनर इज इम्प्लिसिट कॉस्ट एंड रेंट ऑफ द शॉप इज, पढ़ ले आंसर फटाफट से। पूरा ऐसा लिखना है। हाँ जी, रट्टा नहीं वाला, अपने आप से करना। अगला, एक प्रोड्यूसर बोरोज मनी एंड ओपन द शॉप। पहले इतना पढ़े, उसने क्या करा, बोरो मनी एंड ओपन द शॉप। द शॉप प्रेमाइसेस ओन्ड बाय हिम। उसने क्या किया, बोरो किया मनी, तो क्या देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये खुद का पैसा है। बोरोड मनी मतलब लोन लिया तो इंटरेस्ट खर्चा आएगा, लोन खर्चा नहीं है, लोन पे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, एक एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और आगे क्या लिखा है, द शॉप प्रीमाइसेस ओन्ड बाय, खुद ओन कर रहा है मतलब खुद चला रहा है वो, तो वो इम्प्यूटेड रेंट, इम्प्यूटेड रेंट, रेंट पे जगह लिखना, खुद की जगह है, ओन्ड बाय हिम। ठीक है, आगे, अ फार्मर, तीसरा छोड़ के चौथा, अ फार्मर टेक्स अ फार्म ऑन रेंट, तो रेंट ऑफ फार्म कौन सा हुआ, ये एक्सप्लिसिट। चलो आगे, एंड स्टार्ट्स अ सॉरी कैरीज ऑन फार्मिंग विद द हेल्प ऑफ फैमिली मेंबर, तो फैमिली मेंबर को सैलरी देगा, नहीं देगा। नहीं। तो इम्प्यूटेड सैलरी ऑफ फैमिली मेंबर्स इम्प्लिसिट। अब एक फिर सिक्स्थ पढ़ो, एक छोड़ के एक फोर्थ ऑफ सिक्स, अ वुमन बोरोज घर मनी, पे कर लियो ना, सब मेरे को चार्ट को पढ़ाना है ना। अ वुमन बोरोज मनी, तो घर पे कर लो। अरे सारे नहीं होंगे तो उसको डिफरेंट होंगे। अ वुमन बोरोज मनी फ्रॉम अ बैंक, बस तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरिंग बोरो मतलब बोरिंग लिखो, तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट। आगे, starts a business in a building owned by her, so imputed rent of building, she manages the business herself, so imputed salary of manager या owner। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। ये होमवर्क में डालो क्वेश्चन, सर टिक मारो तो करना। अरे घर में आगे पढ़ाओ ना। अच्छा, ये तीन होमवर्क आ गए। हाँ जी, और क्वेश्चन नंबर 10 देख इसके बाद, फाइंड द एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये भी होमवर्क में डाल। अच्छा सर, आंसर लिखा हुआ है लेकिन देख के अपना अपना करने के बाद देखना है। ठीक है बच्चा, चलो चार वापस से अपने चैप्टर में आ जा। ये बाकी करते कर लेगा, अभी क्लास के बाद आगे कर लेगा। पहले तो थोड़ा बात करूंगा क्योंकि अब मैं छुट्टी कर दूंगा, मैं 1:30 बजे शुरू करूंगा क्लास का। चलो आगे आ जाओ, कॉस्ट फंक्शन। व्हाट इज द कॉस्ट फंक्शन, वो तो प्रोडक्ट सारे कितने इनपुट्स आपके यूज हो रहे हैं वो सबको फंक्शन में डालने का बोलते हैं कॉस्ट फंक्शन। चाहे जैसे सप्लाई फंक्शन और वो किया था ना डिमांड फंक्शन। हाँ जी हाँ जी सर, इसमें तो बताया ना क्वांटिटी और इसमें क्या है रिलेशन। वही है कि C इज इक्वल टू FQ। FQ मतलब कितनी क्वांटिटीज ये लगी। फॉर एग्जांपल पूरा कितना हमारा कॉस्ट आया, इट इज द फंक्शन ऑफ रॉ मटेरियल प्लस लेबर प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस रेंट वगैरह वगैरह। तो इसका पूरा फंक्शन है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे कॉस्ट भी बढ़ेगी, ये बात क्लियर है, मार्क कर लिया। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखो आता है, याद है? हाँ जी हाँ जी,
नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर वन मार्क कर लो, और इसका एग्जांपल खाली डेफिनेशन मार्क करेंगे एक लाइन वाली, और नीचे लास्ट में एग्जांपल दिए मार्क कर लो कि आपने जो एक चीज लेने के लिए क्या चीज छोड़ दी, बेस्ट चीज, वो क्या होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, सैक्रिफाइस। ठीक है, अब आता है मेन चैप्टर, शॉर्ट रन कॉस्ट। लॉन्ग रन तेरे को मैं अकेले में कराऊंगा, ठीक है। ओके शॉर्ट रन कॉस्ट है, शॉर्ट रन कॉस्ट हो गई। हमने लास्ट सेक्शन में दो बातें पढ़ी थी, फिक्स फैक्टर्स और वेरिएबल। क्या थे वो? सर वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो शॉर्ट रन में चेंज होते हैं, जो अच्छे, और जो फिक्स फैक्टर होता है उस वो शॉर्ट रन में ही, वो लॉन्ग रन में चेंज होएगा। लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, फिक्स कोई नहीं होता। जब हम एक मशीनरी की कैपेसिटी के अंदर काम कर रहे हैं, हमें फिक्स फैक्टर बढ़ाने की जरूरत नहीं है, खाली लेबर या रॉ मटेरियल बढ़ा के या कम करके शॉर्ट रन है। हाँ, तो सिंपल सी बात है, वेरिएबल शॉर्ट रन के अंदर दो बातें होगी। शॉर्ट रन में देखो, लॉन्ग रन में सारे फैक्टर क्या होते हैं? वेरिएबल। शॉर्ट रन में क्या होते हैं सारे फैक्टर? कुछ फैक्टर वेरिएबल और कुछ फैक्टर फिक्स। तो वेरिएबल फैक्टरों का खर्चा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स फैक्टरों का खर्चा फिक्स कॉस्ट। चार समझ आया? यस यस। अब आता है वेरिएबल फैक्टर्स और फिक्स फैक्टर के जो खर्चे हैं उनको हम किस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। टोटल जो फैक्ट्री का खर्चा आ रहा है, टोटल पूरे साल का खर्चा, उसको हम क्या बोलते हैं? टोटल कॉस्ट, और उसकी एब्रिविएशन क्या है? टीसी। क्लियर? और टोटल कॉस्ट दो हिस्सों में, जहां तेरे न्यूमेरिकल्स भी है इस चैप्टर में। हाँ सर है। मैंने प्रोडक्शन फंक्शन के 10 ईयर में चेक किए थे, न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। हाँ जी। मैं सारे लिखवा दूंगा। टोटल कॉस्ट होता है वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो किससे? फिक्स कॉस्ट से, तो हमारा टोटल खर्चा निकल आएगा। अब इसको हम बोलते हैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट, और इनको ऐड करते हैं, वी विल गेट टोटल कॉस्ट। बात पकड़ में आ गई? यस। टीवीसी और वीसी में फर्क है? नहीं, हम टीवीसी बोलते हैं क्योंकि हमको ज्यादातर अभी बहुत कुछ आने वाला है, एवीसी भी आ जाएगा, पीवीसी है, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका बन गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे टोटल कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स कॉस्ट। फटाफट से बुक के अंदर डेफिनेशंस बात कर लो। फिक्स कॉस्ट की दे रखी है, हां जी, कर ली। फॉर एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है। फिर नेक्स्ट उसी के नीचे डेफिनेशन के दिया हुआ नीचे, ठीक है। फिर आगे दे रखा है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अभी ग्राफ को छोड़ दो, पहले डेफिनेशन बात कर लो। टीवीसी आगे ग्राफ के बाद दिया होगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, उसकी डेफिनेशन विद एग्जांपल बात कर लो, दोनों का डिफरेंस बात कर लो, घर पे पढ़ेंगे टीवीसी और टीएफसी का। अब उसके बाद लिखा है टोटल कॉस्ट, उसका फॉर्मूला भी दे रखा है टीएफसी प्लस टीवीसी, भैया फॉर्मूला? यस सर। वही बात कर लो, याद कर लिया? अब मैं आपको इनका रिलेशनशिप और ग्राफ कराता हूं। कौन मेरे को बताएगा? सबसे पहले मैं टीएफसी पढ़ा रहा हूं, ठीक है। कौन बताएगा टीएफसी का मतलब है वो वाली कॉस्ट जो हमेशा क्या रहती है? याद रखना, बार बार हम शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं, शॉर्ट रन में फिक्स कॉस्ट फिक्स रहती है, मतलब यहां पे मैं बनाता हूं क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट सॉरी। अगर मैंने एक पॉइंट, फॉर एग्जांपल टोटल फिक्स कॉस्ट है 100 रुपए, ठीक है। मेरे को याद आ गया सर, वो होता है ना पैरेलल होती है एक्स एक्सिस से। हाँ, तो अगर मैंने एक क्वांटिटी बनाई तो कॉस्ट कितनी आएगी? 2 बनाई, 3 बनाई, मैं जितनी मर्जी बनाऊं, तो ये मेरे को मिल जाता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। इट इज TFC is parallel to x axis always. ओके सर। क्यों? क्योंकि जितना मर्जी बना लो ज्यादा, जितना मर्जी प्रोडक्शन कम कर लो, आपका क्या आ जाएगा? कॉस्ट सेम रहती है। तो सर इसमें क्योंकि शॉर्ट रन पढ़ रहे हैं हम, तो फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है। अगर लॉन्ग रन पढ़ेंगे तो उसमें चेंज हो सकती है, लेकिन शॉर्ट रन में तो उसमें वेरिएबल, उसमें फिक्स कॉस्ट होगी नहीं। अच्छा, उसमें सब कुछ वेरिएबल होता है। अच्छा ठीक है। फिक्स कॉस्ट होगी नहीं, ठीक है। हमारे हमने आपके दिया हुआ कॉन्सेप्ट में दिया हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है।
ठीक है, अक्षर के एग्जाम में आती है इसमें हमें दे दी वहाँ कनाडा वाली। हाँ, ये समझ आ गया। यस क्या वेरिएबल कॉस्ट भी इसी की तरह फिक्स रहेगी? नो वेरिएबल कॉस्ट कैसे होगी चेंज? सर अगर हम रॉ मटेरियल बढ़ाएंगे या यहाँ पे क्वांटिटी प्रोड्यूस लिख सकते हो या फिर आउटपुट लिखो, एक ही बात है। और यहाँ पे टीवीसी बनाने लगा हूं मैं। सर अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे, आउटपुट के लिए हम थोड़ा इनपुट भी तो बढ़ाएंगे अपने। वही तो पूछ रहा हूँ मैं, रिलेशनशिप पूछ रहा हूँ। अगर आउटपुट बढ़ाया तो टीवीसी के, अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि सर मेरा क्वांटिटी बढ़ाई आउटपुट की, तो टीवीसी बढ़ेगी कम होगी? ज्यादा बनाने के लिए ज्यादा रॉ मटेरियल, ज्यादा पावर, ज्यादा फ्यूल और ज्यादा लेबर। चार्ट समझ आ रहा है? हाँ जी। और अगर क्वांटिटी कम बनानी है तो टीवीसी क्या होगी? लेकिन यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी कम बनाओ ज्यादा बनाओ चाहे जीरो बनाओ, जीरो के अंदर भी टीएफसी क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि अगर आपका लॉकडाउन लग गया, आपको जगह का रेंट देना पड़ेगा, आपको बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो फिक्स्ड एम्प्लॉइज की सैलरी देनी पड़ेगी। हाँ, बस वेजेस वालों को रुक जाएगा, पावर नहीं लगेगी, बिजली का बिल नहीं आएगा आपका, और आपका फ्यूल नहीं लगेगा, रॉ मटेरियल भी आपका जीरो होगा। तो जब क्वांटिटी, जब आपकी क्वांटिटी, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब क्वांटिटी जीरो होती है तब भी जो टीएफसी होता है वो जीरो नहीं, वैसे का फिक्स रहता है। लेकिन जो टीवीसी होती है वो कितनी हो जाती है? जीरो। जब आप कुछ नहीं बना रहे तो टीएफसी तो जितना है उतना रहेगा, लेकिन टीएफसी हमेशा फिक्स रहता है। पूरे चैप्टर में क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। लेकिन क्वांटिटी जीरो है तो टीवीसी कितनी आएगी? जीरो। कोई वजन नहीं। जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी, अब देखो ये क्वांटिटी जीरो है, ये क्वांटिटी जीरो है ना, तो टीवीसी भी क्या है? जीरो। मतलब टीवीसी कर्व हमेशा यहां से शुरू होगा। और जैसे जैसे मैं क्वांटिटी में, अच्छा ये चेक करो डायरेक्ट रिलेशनशिप है कि इनवर्स है? बता चाहत। डायरेक्ट है, डायरेक्ट। तो बड़ा बोलती आज तो बोल रही है क्या आज? नहीं डायरेक्ट रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप का कर्व अपवर्ड होता है कि डाउनवर्ड? अपवर्ड। तो ऑब्वियस बात है, जैसे जैसे ये बढ़ेगा वैसे वैसे जाएगा, लेकिन ये एस शेप जाता है, एकदम से नहीं बढ़ता। ठीक है, ध्यान से बनाना है इसको। ऐसे बढ़ेगा, इनवर्स एस कहते हैं इसको। इनवर्स एस समझते हो? पहले कॉस्ट एकदम बढ़ी, फिर थोड़ी स्लो हुई, फिर एकदम से बढ़ गई। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा प्रोडक्शन फंक्शन। पहले प्रोडक्शन एकदम से बढ़ी थी, फिर स्लो स्लो बढ़ी थी, फिर फॉल हुई थी। यस। उसकी वजह से जब प्रोडक्शन तेजी से बढ़ती है तो कॉस्ट स्लो स्लो बढ़ती है, फिर जब प्रोडक्शन स्लो बढ़ेगी तो कॉस्ट तेज से बढ़ेगी, और जब प्रोडक्शन फॉल होगी तो कॉस्ट और बढ़ जाएगी। प्रोडक्शन फॉल होती है, खर्चा तो बढ़ा, लेबर हमने एक्स्ट्रा रखा था, याद है क्यों फॉल हुई थी? फालतू लेबर रखते गए, फालतू लेबर रखते गए, फालतू लेबर क्या करेगी? टाइम पास करेगी, आपको सैलरी देनी पड़ेगी, कॉस्ट बहुत बढ़ गई। वो समझाता हूं मैं अभी आपको। एक बात याद रखनी है, टीवीसी कर्व क्या हो गया? इनवर्स एस शेप, और स्टार्ट कहां से होता है? जीरो से। कैसे? टीवीसी इनवर्स? अच्छा उल्टा। तो बोलते हैं इनवर्स एस शेप्ड, इनवर्स उल्टा एस। लेकिन एक और बात, इनवर्स शेप्ड स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि क्वांटिटी जीरो तो टीवीसी भी जीरो। अब एक और बात, क्या क्वांटिटी जीरो पे टीवीसी जीरो है? हाँ जी। जीरो पे टीएफसी भी जीरो है? क्या सर, दोबारा बोलना, आवाज आपकी हो गई। क्वांटिटी जीरो पे टीवीसी जीरो थी, क्या क्वांटिटी जीरो पे टीएफसी भी जीरो होती है? नहीं। तो आपने चेक किया ना, जीरो पे इतनी है, फिक्स रहेगी, मान लो 10 या 50 या जो भी यूनिट्स। अब क्वांटिटी जीरो पे टीसी कितनी होती है? जीरो टोटल कॉस्ट, ये वाली। नहीं सर, जीरो नहीं होती, क्योंकि जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है वो भी तो उसकी तो ऐड होगा। जीरो क्वांटिटी होगी ना, क्वांटिटी कितनी है? जीरो। वहां पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। छोटी सी बात है ना, जब कुछ नहीं बना रही, ये कितनी है? ये जीरो, ये कितनी? 10, तो ये कितनी होगी? इनका सम होता है। क्या समझ में आया? हाँ जी हाँ जी। दोनों को ऐड करके ये निकलता है, जब कुछ नहीं बनाते ये जीरो है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि आंसर भी 10 आएगा। देखो इक्वल होगी,
जीरो आउटपुट पे दोनों इक्वल होंगे, मतलब ना टीएफसी और टीसी इक्वल होंगे। टोटल कॉस्ट और टीएफसी क्या होगा, इक्वल। मतलब अगर मैं इसको टीएफसी कर्व बना दूं, ये टीएफसी कर्व है, तो टोटल कॉस्ट यहां से शुरू होगी। ठीक है, ये शुरू होगी ना, जीरो पे टीवीसी जीरो, टीएफसी इतनी और टीसी भी इतनी, लेकिन उसके बाद कभी इक्वल नहीं होंगी। टीसी आ गया ना, टीसी बढ़ता जा रहा है, सॉरी टीवीसी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इन दोनों का सम भाई ये है ना, इधर देखना, इन दोनों का सम ये कोई नंबर आ जाएगा, जीरो आएगा। अरे हर जगह जीरो आएगा टीवीसी। मैं आगे बढ़ गया तो नंबर आएगा, ये एक नंबर आएगा, ये फिक्स रहेगा 10 10 10 10, तो उसमें 10 में कुछ भी जोड़ते रहोगे तो ये बढ़ता रहेगा। तो ये कभी दोबारा टीएफसी और टीवीसी और टीसी कभी इक्वल नहीं होंगे। अब ये भी इनवर्स एस शेप रहेगा। अच्छा ऐसा बनेगा सर ये दोनों एस शेप क्यों रहते हैं, इसका क्या रीजन है? अभी बताता हूँ, वो बात कराऊंगा अभी, लेकिन पहले ये दोनों सेम शेप होंगे और दोनों पैरेलल होंगे हमेशा। सर क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस वो होता है फिक्स्ड कॉस्ट, इसलिए। हाँ ठीक है। इन दोनों के बीच में हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, सेम। मान लो ये 10 कर दिया तो ये 10 है, ये 20 तो 10, ये 10, ये 40, ये 10, ये 50, ये फिर भी क्या है, आंसर क्या आया, 20 30 40 50 60। ये कितने कितने गैप से बढ़ रहा है, ये कितने कितने गैप से बढ़ रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच का गैप क्या है, सेम है ना हर जगह। तो इनके बीच का गैप पता कितना रहेगा, जितना ये था ना, ये जो ये वाली चीज है 0 से लेके 10, अगर मैं इसको 10 मान लेता हूं, तो जितना ये गैप है हर वक्त उतना ही गैप रहेगा। कभी गैप छोटा मत कर देना कि ये इतना बड़ा और ये छोटा सा बना दिया ऐसे पहले। हाँ जी, पैरेलल बनाना है तो हम क्या करते हैं, ये लोग पैरेलल, तो ये भी होता है। पर क्या ये गैप और ये गैप बराबर है? नहीं। ध्यान ये रखना बेटा, कर्व्स बच्चों का खेल नहीं है, 11th क्लास के बच्चों का खेल नहीं है, 11th क्लास में पढ़ने वाले लोग लिख के प्रैक्टिस करते हैं। मैंने प्रोडक्शन में लिख के कराया था, ये सारे लिख के करते तो कॉपी मिला एक दिन। अरे मुझे भी आएंगे ना ऐसे कर। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, ये आपको सब कुछ आना है। ठीक है, तो उसको गेले को करा, ये चैप्टर में सब कुछ कॉमन है और आपको पूरा बड़ा बड़ा आंसर आएगा। मैं तो तेरे को और फाइनल का पेज दिखाता हूं कौन सा है, ये समझ आया? हाँ जी। ये हमेशा इनके बीच का जो गैप है वो हमेशा क्या रहेगा, बराबर, और उस गैप को क्या बोलते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। फॉर्मूला क्या सीखा हमने आज, 3 फॉर्मूले सीखे। एक तो इनका जोड़ क्या होता है, टोटल कॉस्ट। 0 पे टीवीसी क्या होता है, क्वांटिटी 0 टीवीसी भी 0, लेकिन क्वांटिटी 0 पे टीवीसी टीएफसी और टीसी क्या होते हैं, इक्वल। ठीक है, आ जाओ बुक में, जो ग्राफ मैंने बनाया बुक में बात कर लो, कर लिए। टीएफसी के नीचे टीएफसी का ग्राफ कर लिए मैंने, और टीवीसी के नीचे टीवीसी का और टोटल कॉस्ट के नीचे टोटल कॉस्ट का। ठीक है, हाँ जी। अब एक बॉक्स बना हुआ है, क्वेश्चन है, व्हाई डज द फिक्स्ड कॉस्ट नॉट वेरी विद द आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट कहाँ पे है? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के टीवीसी के ऊपर लिखा है बॉक्स, जहां टीवीसी की डेफिनेशन उसके ऊपर बॉक्स है। हाँ तेरा फिक्स्ड कॉस्ट क्यों वेरी होती है, आंसर पढ़ो फटाफट से। पढ़ ले सर, वो सेम ही है कि मतलब वो तो देनी है जो फिक्स्ड है, उसको थोड़ी वो कर सकते हैं। तो सेम रहती है इसलिए उसका ग्राफ ऐसा रहता है, आउटपुट जितने मल्टीपल कॉस्ट ऑफ फिक्स नहीं है आंसर इसका। ठीक है, आगे आ जाओ। एवरेज नहीं, अभी एवरेज आज नहीं होगा, पहले रिलेशनशिप बिटवीन टीसी एंड टीवीसी मिला, तीनों का ना, हाँ चार्ज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी। और एक चीज और बात करनी है, जो टोटल कॉस्ट है ना, नहीं सॉरी, जो डिफरेंस दे रखा है उसके ऊपर एक ग्रे बॉक्स दे रखा है, टीवीसी कर्व इज इनवर्स एस शेप। क्लास के बाद और क्लास में कंटिन्यूअसली है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा है यार। इसकी नहीं पूछ रही मैं, आपकी पूछ रही बच्चों की। अच्छा, नहीं 1:30 बजे
अब ये इनकी इसमें 15-20 मिनट की है अभी। उसका खाली कमरा हो हाँ 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 1:30 बजे तक अरे 2 मिनट बात करना मेरे को ऑनलाइन सब मिल जाता है 15 मिनट बात करना अभी TVC curve is inversely S-shaped मिला ग्रे बॉक्स मिला चार यस सर। सर ग्रे बॉक्स नहीं है, वो उसके कर्व के साथ में लिखा हुआ है कुछ। है सर ग्रे बॉक्स तो नहीं है, इसके जो कर्व है टीवीसी का उसके साथ में 2-3 लाइंस। जो TFC का उसके ऊपर ब्लू बॉक्स है फिर ग्रे बॉक्स है अच्छा TVC curve is inversely S-shaped मिला आपको टॉपिक TVC के अंदर हाँ वो तो हाँ वो मिल गया। तो क्यों बिकॉज अब मुझे क्यों है देखो आंसर बिकॉज इनिशियली TC इंक्रीजेस एट डिक्रीजिंग रेट बहुत स्लो बढ़ रहा है फ्लैटर है ना यस एंड लेटर इट इंक्रीजेस एट इंक्रीजिंग रेट तेज हो गया रीजन initially TVC rises at decreasing rate because of better utilization of fixed factor and increase in efficiency of चार ही 2 वर्ड्स कहाँ पढ़े आप? सर मेरी बुक में नहीं है ये लिखा हुआ जो आप बोल रहे हो। है बेटा देखो TVC का और TFC का टीवी difference नहीं सर, वो डिफरेंस तो दे रखा है लेकिन उसके ऊपर मतलब के ऊपर क्या दे रखा है सर वो बॉक्स है हाउ टू डिफरेंशिएट कॉस्ट एज फिक्स वेरिएबल, और उसके ऊपर फिर सर वही डायग्राम दे रखा है टीवीसी का, साथ में बस वो लिखा हुआ है 2-3 लाइंस कि टीवीसी को यूनिवर्सली एस शेप। वो लिखा नहीं क्यों है रीजन नहीं सर रीजन नहीं लिखा है। ठीक है आगे देख TC में दे रखा है TC में वो रीजन किसमें? टीसी? वैसे पुरानी है क्या सर पता नहीं, मुझे उस टाइम ही ली थी मैंने। चलो एक सेकंड देख तेरी वो ये वाली कलर की है देख नहीं अलग है अलग है। कौन से ईयर की है तेरी क्या सर? कौन से ईयर की है तेरी बुक स्टार्टिंग फर्स्ट पेज का है वो फर्स्ट पेज ही नहीं है ना। कोई बात नहीं मैं तेरे को बताता हूँ इसमें लिखा क्या है इसमें ये लिखा है इनिशियली TVC स्लो बढ़ रहा है इंक्रीजिंग रेट फिर तेज हो जाता है इंक्रीजिंग रेट पे इसलिए बढ़ रहा है 2 वर्ड्स लिखे हैं अब वो वर्ड जाकर सुनियो better utilization of fixed factor and increased efficiency of variable factor ये कहाँ पढ़ी तुमने याद कर क्या सर? सर वही जो इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और वो मैं जो बात बोल रहा हूँ वो कौन से में आती है इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग में नेगेटिव में better utilization of fixed factor and increase efficiency of variable factor सर क्या कह रहे हो? भगवान तेरे को आवाज कुछ आनी नहीं क्या आज सर आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ 2 वर्ड्स